हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जस्ट एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया। मैंने जो पार्ट वन सीपेट बॉटनी का डिस्कशन के लिए बनाया था उसका फाइल पूरा करप्ट हो गया, तो फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। और अभी मैं पार्ट टू के लिए बना रहा हूँ, तो इसको कंप्लीट करते ही मैं पार्ट वन के लिए फिर से बनाऊंगा। और मुझे मालूम भी नहीं चला वो कब हो गया करप्ट। तो खैर छोड़िए। और आप लोग, आई होप आप लोगों ने अपना आज बेस्ट दिया होगा। हालांकि मैंने क्वेश्चन को जब स्टडी किया, एनालिसिस किया, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड थे। तो अभी हम 36 टू रेस्ट 70 क्वेश्चन करेंगे, और मैं पार्ट वन का इसको कंप्लीट करने के बाद रेस्ट 1 to 35 क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए टी फेज इज प्रोटीनासियस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। मतलब टी फेज आप लोग जानते हैं एक वायरस है, तो ये वायरस का प्रोटीनासियस और कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट कौन है? द टेल फाइबर्स, द शीथ सराउंडिंग द कोर, द हेड कैप्सिड, सेंट्रल हेलिकल ट्यूब। तो देखिए, वायरस में ये सभी के सभी प्रोटीनासियस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल जो है वो है आप लोगों का सेंट्रल हेलिकल ट्यूब। अगर यहाँ पे टेल फाइबर नहीं होता, सिर्फ टेल होता तो टेल को मतलब टिक करते, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल हेलिकल ट्यूब होगा राइट आंसर। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, ये जो टी फेज होते हैं ना, और इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इस तरह का एक हेक्सागोनल हेड होता है। लेकिन ये एक्चुअली इसको हेक्सागोनल नहीं कहते, इसको आइकोसाहेड्रल कहते हैं। ठीक है, आइकोसाहेड्रल, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पॉलीगोनल शेप का होता है। तो खैर जो भी हो, आइकोसाहेड्रल। ठीक है, आइकोसाहेड्रल। तो ये जब अटैक करता है ना इकोलाई को, तो ये क्या करता है ना, ये रहा उसका मतलब ये मिडिल पीस, और ये आप लोग उसका जेनेटिक मेटर। तो ये जब जेनेटिक मेटर इंजेक्ट करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिडिल पीस है या फिर सेंट्रल पीस है, उसको क्या करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इस तरह का होते हैं अरेंजमेंट। तो इसको ये रोटेशन करके अपना इंजेक्ट करता है जेनेटिक मेटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर वो है। उसके बाद द कैप्सोमियर इन द कैप्सिड ऑफ टीएमबी। टीएमबी यानी टोबैको मोजाइक वायरस आर अरेंज अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कौन? तो न्यूक्लिक एसिड कौन है आप लोग जानते हैं? टीएमबी में आरएनए है। आरएनए में चारों तरफ कैप्सोमियर किस तरह से अरेंज हो रहता है? सक्सेसिव टायर में, रो में, स्पाइरल में, या फिर आइकोसाहेड्रल की तरफ से। तो अगर आप लोग जानते होंगे, टीएमबी में आरएनए इस तरह का होता है। आरएनए है उसका जेनेटिक मेटेरियल, और ये हेलिकली कॉइल्ड होता है और स्पाइरली, और उसमें कैप्सोमेर इस तरह से लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो भी स्पाइरली हुए, वो भी स्पाइरली हुए ना। तो ये रहे कैप्सोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरली। टायर, सक्सेसिव टायर, यानी कि एक यहाँ पे, फिर दो यहाँ पे, फिर तीन यहाँ पे, इस तरह से तो टायर में अरेंज हुए नहीं रहते। तो आप लोगों का ये कुछ इस तरह से अरेंज हुए रहते हैं। तो अगर इसको ओवरऑल आप लोग देखोगे, तो ये इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब रन किए हुए रहेंगे। ठीक है, स्पाइरल पूरा कोल्ड होके रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैक्टीरिया दैट एसिमुलेट CO2 विदाउट द यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी यानी सनलाइट। ठीक है, सनलाइट या फिर सोलर एनर्जी। आप जानते हैं ना, सनलाइट का जो सोलर एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो एनर्जी है वो रेडिएट कर जाता है। और न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट जो बैक्टीरिया CO2 को एसिमुलेट करता है बिना रेडिएंट एनर्जी को यूज किए, न्यूट्रिशनल बेसिस पे, उसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉप, केमो हेटेरोट्रोप्स, केमो लिथोट्रोप्स, केमो ऑर्गेनोट्रोप्स। उसे केमो लिथोट्रोप्स कहते हैं। फोटोट्रोप्स तो नहीं होगा, फोटो तो मतलब लाइट हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा असेक्सुअल स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? अकिनीट, ऑटोस्पोर, एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर। ये है एंडोस्पोर। आप लोग जानते हैं एंडोस्पोर बहुत ही मतलब क्या होता है, डेसिकेशन के टाइम में, डेसिकेशन ड्राई कंडीशन के टाइम में बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, और बैक्टीरिया चाहे तो इसी के अंदर में मल्टीप्लाई बाइनरी फिशन भी कर सकता है। ठीक है, और एंडोस्पोर में परफेक्ट इनएक्टिव करने के लिए, मतलब स्पोर एक परफेक्ट स्पोर है बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कारा कोलियोकिट ओइडोगेनियम। ओइडोगेनियम कारा कोलियोकिट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दे हैव ब्रांच्ड फिलामेंट। तो ओइडोगोनियम में तो आप लोगों को फिलामेंटस देखने को मिलता है सिंगल, ये भी अनब्रांच्ड रहता है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये मतलब ट्रू नहीं है। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद यूनिसेलुलर होल्ड फास्ट। ये ओइडोगोनियम के लिए सही है, लेकिन आप लोग कारा में देखेंगे ये यहाँ पे होल्ड फास्ट नहीं होता है, यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं, और वो भी मल्टीसेलुलर। तो ये भी ट्रू नहीं है। दे हैव क्लोरोफिल ए बट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल बी। सभी के सभी आप लोग कारोफाइसी, कारोफाइसी में आता है, बाकी सभी के सभी तो आते हैं क्लोरोफाइसी में। तो क्लोरोफाइसी में ए और बी दोनों होता है। तो ये भी आप लोगों का क्या लिखा है, मतलब नॉट लिखा है ना। हाँ, नॉट मतलब ये भी प्रेजेंट है, तो ये भी आप लोग रॉन्ग हो गया। दे डू नॉट कंटेन फाइकोबिलिप्रोटीन, ये सही है, मतलब ये ट्रू है। क्योंकि ये तीनों के पास फाइकोबिलिप्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि ये किस में पाया जाता है? सियानोफाइसी में एंड रोडोफाइसी में। ठीक है, ये इन दोनों में पाया जाता है फाइकोबिलिप्रोटीन। उसके बाद सम क्रायोफाइटिक algae imparts a रेड कलर
टू द स्नो पोलर स्नो इन पोलर रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको अगर आप लोगों ने सिंह पांडे जैन बुक पढ़ा होगा तो उसमें भी आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा आल्गी पोर्शन में। तो यहाँ पे क्रिप्टोफाइलिक आल्गी कुछ होते हैं जो कि स्नो को पोलर रीजन में रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। किस पिगमेंट की वजह से? फाइटोक्रोम, हिमाटोक्रोम, क्लोरोफिल डी, एलोफाइकोसियानिन। तो इसका राइट आंसर है हिमाटोक्रोम, ठीक है। और एक स्पीसीज है क्लामाइडोमोनास निवालिस, ठीक है, ये भी जान लीजिएगा, ये भी रेड कलर इम्पैक्ट करता है। उसके बाद asexual reproduction in albugo, albugo में asexual reproduction occurs by the formation, किसके फॉर्मेशन से होता है? कोनिडिया जूस्पोर, कोनिडिया ओइडिया, ओइडिया क्लामाइडोस्पोर, ओइडिया जूस्पोर। राइट आंसर है कोनिडिया एंड जूस्पोर, ठीक है, जहाँ पे जूस्पोर बनता है जूस्पोरेंजियम में। द टर्म सैकस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी मैंने मतलब किया था आप लोगों का सीपेट का जो प्लेलिस्ट था बॉटनी के लिए, उसमें मैंने करवा दिया था। इज अप्लाइड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पाइनस, पाइनस के लिए पाइनस में कौन सा पार्ट में सैकस अप्लाई किया जाता है? सैकस यानी आप लोगों का ये किसका नाम है? विंग्स का अल्टरनेट नेम है। और आप लोगों को पाइनस में मालूम होगा विंग्स पाइनस के सीड में भी पाए जाते हैं और पाइनस के सीड एंड पाइनस के पोलन ग्रेन में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इनरमोस्ट वाल लेयर ऑफ ओव्यूल, नहीं ओव्यूल तो नहीं होगा। अपरमोस्ट टायर ऑफ द प्रोएम्ब्रियो, नहीं। विंग्स ऑफ द पोलन, ये रहा राइट आंसर। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सीड, ये नहीं होगा क्योंकि सीड में जो विंग होता है वो ओविलुस्फेरस स्केल से बना रहता है और जो पोलन ग्रेन में विंग्स होता है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ एक्साइन। ये भी याद रखिए, इसको भी मैंने कई बार किया है आप लोगों सीपेट के सीरीज में। उसके बाद व्हेन ए प्लांट कम्युनिटी बिकम्स barren due to some external thrust, the consequent succession taking place in that continuity is called, यानी कि एक प्लांट कम्युनिटी पहले था और किसी भी कारण के वजह से, किसी भी थ्रस्ट के वजह से क्या हुआ, उसके जितने भी पेड़ पौधे जो भी थे वो सभी के सभी नष्ट हो गए, चाहे वो फायर के वजह से हो, चाहे वो कुछ भी एडवर्स कंडीशन की वजह से, और उसको रिप्लेस करने के लिए कोई एक दूसरा कम्युनिटी आ गया, मान लीजिए। तो उसको किस तरह का सक्सेशन कहेंगे? इंड्यूस्ड सक्सेशन, सेकेंडरी, रेट्रोग्रेसिव या फिर रिपेज, उसे कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। In an ecosystem in which the respiratory demand exceed the gross production, इनमें से कौन सा मतलब एक इकोसिस्टम है जहाँ पे रेस्पिरेटरी डिमांड बढ़ जाता है ग्रोस प्रोडक्शन के मुकाबले? तो इकोसिस्टम सैलाब। तो इकोसिस्टम में क्या देखने को मिलेगा? लो नेट प्रोडक्शन accumulated as primary biomass, हाई नेट प्रोडक्शन और हेट्रोट्रोपिक फूड वेब ऑपरेटिंग इन द सिस्टम, या फिर एडिशनल कार्बन डिमांड सेटिस्फाइड फ्रॉम द स्टैंडिंग बायोमास। अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो ये तो आप लोगों का नहीं हो सकता, ये होगा क्योंकि आप लोगों का रेस्पिरेटरी डिमांड बढ़ जा रहा है जिस वजह से अभी आप लोगों का लो नेट प्रोडक्शन हो गया है, ठीक है। लो नेट प्रोडक्शन का मतलब होना चालू हो गया, एक्यूमुलेटेड एज प्राइमरी बायोमास। तो इसका होना चालू होगा क्योंकि आप लोगों का रेस्पिरेटरी डिमांड बढ़ गया है, ग्रॉस प्रोडक्शन है। सो जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, जिस वजह से आप लोगों का लो नेट प्रोडक्शन रहेगा और वही जाके आप लोगों का प्राइमरी बायोमास की तरह स्टोर होगा। उसके बाद द नीस, इसको नीस पढ़ते हैं। द नीस ऑफ ए स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू, एक इकोसिस्टम में स्पीसीज का नीस क्या कहा जाता है? नीस के बारे में हर कोई को मतलब इतना क्लियर आइडिया नहीं है। तो नीस एक्चुअली क्या है? रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर एरिया एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस, सेंटर ऑफ ओरिजिन, कॉम्पिटिंग एबिलिटी, फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ ऑकरेंस। तो ये राइट आंसर है। नीस का मतलब है, देखिए नीस और हैबिटेट दोनों अलग है। हैबिटेट यानी कोई एक स्पीसीज कहाँ पे स्टे कर रहा है, कहाँ पे वो रह रहा है, उसको हम हैबिटेट बोलेंगे। नीस यानी उसी हैबिटेट में या फिर उसी प्लेस में वो क्या प्रकार का रोल प्ले कर रहा है, किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, उसको हम नीस कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जंगल में आप लोग तो डिफरेंट ट्री देखते होंगे, लेकिन वहाँ पे मान लीजिए कोई एक ओक ट्री है, वो अपना ज़्यादा क्या करेगा? डोमिनेंट इफेक्ट दिखाएगा, यानी वो अपना पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ाएगा, तो वो उसका नीस हो गया, ठीक है। उसी पर्टिकुलर एरिया में वो अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। उसके बाद वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए वुड शोज ए सर्कुलर अरेंजमेंट, वर्टिकल सेक्शन है वुड का ये वर्टिकल सेक्शन, वहाँ पे सोच सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एनुअल रिंग्स एट वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट में आप लोग सर्कुलर अरेंजमेंट देख रहे हो। दिस अपियर्स ड्यू टू, ये किसके वजह से अपियर है? तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है आप लोगों का, ये सबसे, और इसको भी मैंने किया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन सेंस वाला। देखिए मतलब लॉजिकल पॉइंट सोचिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक वुड का आपने क्या किया, लॉन्गिट्यूडिनली या फिर वर्टिकली आपने कट किया, तो वहाँ पे आपने एक जगह पे नोटिस किया कुछ इस तरह से रिंग बने हुए हैं। तो वो रिंग बनने का मतलब क्या है? एनुअल सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम के वजह से, फॉल्स एनुअल रिंग अपेयरिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम के वजह से, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल ब्रांच के वजह से, या फिर मल्टीपल कैम्बियम बिकमिंग एक्टिव साइमल्टेनियसली,
तो मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये रहा वो आपका वुड को आपने वर्टिकली सेक्शन किया और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग इस तरह से कट करोगे हॉरिजॉन्टली तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे आप लोगों को रिंग्स एनुअल रिंग्स देखने को मिलता है, जो कि एज डिटरमाइन करने के लिए मदद करता है, जिसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो अब देखिए, अगर ये चीज यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक ब्रांचेस होगा जिसको आपने काट दिया है, जिस वजह से उसका एनुअल रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ ए लेटरल ब्रांच। सो एक ब्रांच बन रहा था जिसके वजह से वो एनुअल रिंग आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद इसको लॉजिकली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। इन अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो द सस्पेंसर इज फाउंड बाय, तो एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में सस्पेंसर किससे बना रहता है? सस्पेंसर आप लोग जानते होंगे, ये क्या होता है, इट मतलब इट होल्ड्स द एम्ब्रियो, इट पुशेस द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। तो ये आप लोग जानते हैं और सस्पेंसर का रोल है। तो ये बनता कैसे है डाइकोट, टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो में? सेवरल लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ द बेसल सेल, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ द बेसल सेल ऑफ द टू सेल प्रो एम्ब्रियो, दो टू सेल प्रो एम्ब्रियो का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन की वजह से बेसल सेल, यानी कि ये मान लीजिए बेसल सेल है और ये आप लोग अपर सेल है। तो ये बोला बेसल सेल लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन करके बनाता है, या फिर सेवरल ट्रांसफर डिवीजन ऑफ द बेसल सेल, ये बेसल सेल का ट्रांसफर डिवीजन होकर टू सेल प्रो एम्ब्रियो में बनता है, या फिर फ्रॉम ए super suspensor initial develop from the upper cell of the two cell pro embryo, upper cell से बनता है, या फिर from a super suspensor initial develop from the lower cell of the two cell pro embryo। so इसका जो राइट आंसर है ये आप लोगों का ट्रांसफर डिवीजन करके बेसल सेल को, मतलब ये रहा मान लीजिए दो सेल पहले प्रो एम्ब्रियो है, जो बेसल सेल है वो क्या क्या डिवाइड 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 ट्रांसफर डिवाइड करके आपका एक पूरा मतलब सस्पेंसर बना दिया, और जो सस्पेंसर का सेल एम्ब्रियो के पूरा नज़दीक हो उसको हम हाइपोपाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए वो प्रो एम्ब्रियो है दो सेल का, जो बेसल सेल है वो डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड ट्रांसफर डिवीजन करके करके और जो सबसे क्लोजेस्ट वाला एम्ब्रियो को लगा होके होगा उसको हम हाइपोपाइसिस कहते हैं, और इसका काम है सपोर्ट करना एंड पुश करना एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैफ्रॉन, सैफ्रॉन जानते होंगे, इसका पूरा नाम है कोर्कस सटाइवस। सटाइवस इसको आप लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ों में यूज किया जाता है। ठीक है, जो रसमलाई वगैरह में भी यूज किया जाता है, छोटा छोटा इसका। और ये क्या होता है जानते हैं ना, ये एक्चुअली में स्टिग्मा होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा होते हैं, तो स्टिग्मा का यूज किया जाता है और बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रेड गोल्ड कहा जाता है, ये अभी याद रखिए, रेड गोल्ड कहा जाता है। खैर, यहाँ पे सैफ्रॉन में बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कैरोटीनॉइड मोनोटर्पिनॉइड फ्लावोनॉइड, कैरोटीनॉइड कीटोन बॉडीज फ्लावोनॉइड, आइसोप्रोन मोनोटर्पिनॉइड कीटोन बॉडीज, क्लोरोफिल मोनोटर्पिनॉइड फ्लावोनॉइड। सो इसका राइट आंसर है कैरोटीनॉइड मोनोटर्पिनॉइड फ्लावोनॉइड। और सबसे मतलब जो उसको कलर प्रोवाइड करता है वो है क्रोसिन। क्रोसिन उसको कलर प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा, लेकिन है नहीं ऑप्शन यहाँ पे, कैरोटीनॉइड उसके बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद द टर्म क्यूरिंग इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ, क्यूरिंग इनमें से कहाँ पे यूज होता है? टी, कॉफी, टोबैको, सैफ्रॉन। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली आंसर होगा दो, टोबैको में भी क्यूरिंग वर्ड यूज होता है या फिर एसोसिएट है, और टी में भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली द आंसर इज टी, क्योंकि देखिए टी में भी पत्ते को सुखाकर यूज किया जाता है और टोबैको में भी उसके लीफ को सुखाया जाकर, सुखाना ही आपका क्यूरिंग है। ठीक है, उसको इकोनॉमिक वैल्यू के लिए यूज करना, तो आप लोग का टी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टी को हम यहाँ पे देंगे। अगर आप लोग पढ़े होंगे इकोनॉमिक बटनी तो वहाँ पे आप लोगों को टी में क्यूरिंग वर्ड देखने को मिलेगा, बाकी टोबैको में भी होता है। उसके अकॉर्डिंग टू द भाविलोव कॉन्सेप्ट, निकोलाई भाविलोव, ठीक है, भाविलोव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट, पोटैटो ओरिजिनेटेड। तो भाविलोव जो सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे वहाँ पे पोटैटो कहाँ से ओरिजिन हुआ था? यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, वो ओरिजिन हुआ था साउथ अमेरिका से। उसके बाद द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी अपन which all the ecosystem functions depend is called, कौन सा वैल्यू बायोडाइवर्सिटी के वैल्यू में सारा का सारा इकोसिस्टम का फंक्शन डिपेंड करता है? कंजप्टिव वैल्यू, प्राइमरी वैल्यू, प्रोडक्टिव वैल्यू, या फिर टोटल इकोनॉमिक वैल्यू। यहाँ पे मुझे दो आंसर लग रहा है, बीट बी भी और बीट डी भी। प्राइमरी वैल्यू के ऊपर ही पूरा आप लोगों का इकोसिस्टम का फंक्शन डिपेंड करता है, साथ में टोटल इकोनॉमिक वैल्यू में भी मुझे दिख रहा है। तो आप लोगों को अगर इसका कोई एक कंफर्म मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ठीक है, तो मुझे तो दो ही लग रहा है। उसके बाद व्हेन द वैल्यू ऑफ द कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स, covariance of two variables equals to the product of their standard deviation, the value of correlation coefficient will be। तो इसका मैं बता दूं आप लोगों का, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव में यानी कि यहाँ पे चार ही ऑप्शन है, इसका कोई पर्टिकुलर मुझे नहीं लग रहा, बट पॉजिटिव इसका आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बता पाएंगे अगर होगा तो।
उसके बाद इन ए सैंपल विथ 400 रेप्लिकेट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसको मैंने लास्ट वीडियो में ही किया था 2021 का, उसमें मैंने फॉर्मूला ही बताया था। ये आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन बाई रूट ओवर एन, एन यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल है, ठीक है। तो आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, सैंपल भी दिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 5 और सैंपल कितना है, रूट ओवर 400, ठीक है। तो 400 हो जाएगा, रूट ओवर 400 कितना हो जाएगा 5/20, और इसको अगर डिवाइड करेंगे 20, तो यहाँ पे पहले तो 0 पॉइंट आएगा, तो 50 बन गया, 22 जा 40, उसके बाद फिर 10 रिमाइंडर रहा, तो उसके बाद आप लोग 25 जा 100, तो ये हो जाएगा 0.25 राइट आंसर, ठीक है। और ये है उसका फॉर्मूला। मैंने बताया था आप लोगों को पिछले जस्ट लास्ट वीडियो में, मैंने यानी कि आप लोगों को कल ही बताया था कि अगर बायोस्टैटिक्स देखने आप लोग आ रहा है क्वेश्चन, तो बायोस्टैटिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोएफिशिएंट वेरिएंस, वो सभी के सभी देख के जाएगा। अगर देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, इसको इजीली कर पाए होंगे। उसके बाद इन लाथेरस, ये ग्रास है, ये घास है, ठीक है। इन ग्रास द डोमिनेंट जीन, ये आप लोग जो लाथेरस का एग्जांपल कॉम्प्लीमेंटरी जीन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंटरी जीन जिसमें रेशियो है 9:7, 9 होता है पर्पल और 7 होता है व्हाइट। चलिए उसके बाद देखते हैं। इन लाथेरस द डोमिनेंट जीन पी, तो लाथेरस में जो डोमिनेंट जीन है पी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर द पेटल कलर दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द डोमिनेंट जीन सी। सो जो पी है कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहा है, सी को। दोनों के दोनों डोमिनेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स हैल प्रोड्यूस व्हाइट कलर्ड फ्लावर, तो ये लीजिए, ये आप लोग किसका है, कॉम्प्लीमेंटरी जीन, जिसको मैंने अभी बताया। और इसमें रेशियो क्या है 9:7, 9 है पर्पल, 7 है व्हाइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है तो कौन सा जीनोटाइप आपको व्हाइट कलर्ड फ्लावर बना के देगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोग कॉम्प्लीमेंटरी जीन में से। तो देखिए बीट ए में कैपिटल पी कैपिटल सी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, ये पर्पल प्रोड्यूस करके देगा। बीट बी में कैपिटल पी 2 है और कैपिटल सी 1 है, ये भी आप लोगों को पर्पल प्रोड्यूस करके देगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन बीट सी में देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पी कैपिटल पी है लेकिन कैपिटल सी नहीं है, जिस वजह से ये व्हाइट प्रोड्यूस करके देगा। और देखिए डी में सभी के सभी कैपिटल है यानी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भी पर्पल प्रोड्यूस करके देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के सेम लोकस में जीन्स प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स, पॉलीजीन्स, पॉलीमॉर्फिक जीन, आइसोजीन, उसे कहते हैं मल्टीपल एलील्स। उसके बाद इफ द लार्ज ईयर साइज ऑफ मेज का लार्ज ईयर साइज इज ड्यू टू 2 फॉर्म्स ऑफ डोमिनेंट जीन, 2 डोमिनेंट जीन्स के वजह से है अगर लार्ज साइज, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग इन F2 जनरेशन हैल हैव टिपिकली इंटरमीडिएट साइज ऑफ ईयर, तो उनमें से मतलब 2 डोमिनेंट जीन है जो कि कंट्रोल कर रहे हैं लार्ज साइज, तो अब उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे F2 जनरेशन में, तो कितना चांसेस है कि उनका इंटरमीडिएट साइज ऑफ द ईयर होगा, 1/16, 3/16, 4/16, 6/16। सो राइट आंसर है 6/16। अगर आप लोग मेंडेलियन डायहाइब्रिड कोर्स देखेंगे तो 9:3:1, तो यहाँ पे ये हो गया डोमिनेंट वाला, ये हो गया रिसेसिव वाला, और ये जो दोनों बच्चे हैं इंटरमीडिएट टाइप, तो ये हो जाएगा 3/16 और एक है 3/16, तो दोनों को मिलाकर 6/16 बन जाएगा। सो राइट आंसर ये है। उसके बाद which of the following pigment is not present in the thylakoid of a typical plant chloroplast, टिपिकल प्लांट क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, जियाजांथिन, कैरोटीन, लाइकोपिन, फोटोट्रोपिन। सो जियाजांथिन, एक्चुअली मुझे अभी जियाजांथिन के ऊपर आइडिया नहीं हो रहा है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मैं अभी के लिए जियाजांथिन और फोटोट्रोपिन, ठीक है, ये तो होते हैं, ये दोनों तो होते हैं। लाइकोपिन आप लोगों का किस में होता है, टमाटो में होता है, और कैरोटीन तो आप लोगों का गाजर में होता है, जानते हैं। बाकी फोटोट्रोपिन जियाजांथिन का अभी मुझे याद नहीं हो रहा, तो मैं ये दोनों का छोड़ रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए थिन प्लेट ऑफ द सेल ओरिएंट, ये दोनों में से तो कोई एक होगा, ठीक है, ओरिएंटेड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द पेटियल ऑफ ए लीफ आफ्टर मैचुरेशन इज कॉल्ड, यानी कि एक लीफ है, मान लीजिए ये एक लीफ है, ठीक है, ये उसका पेटियोल है और ये पूरा लीफ है, तो ये बोला ये लीफ का क्या है, एक्सिस, ये लीफ का एक्सिस है, ठीक है। उसके राइट एंगल में क्या बन रहा है, एक प्लेट बन रहा है, थिन प्लेट ऑफ सेल्स और ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स, तो ये उसका राइट एंगल्स है, ये उसका एक्सिस है, तो ये राइट एंगल्स है। ऑफ ए मैच्योर लीफ मतलब आफ्टर मैचुरेशन, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब कॉन्डक्टिंग लेयर कहते हैं, एब्सिशन लेयर कहते हैं, ट्रांसलोकेशन लेयर कहते हैं, या फिर एपिडर्मल लेयर कहते हैं, उसे कहते हैं एब्सिशन लेयर, क्योंकि यही एब्सिशन लेयर तो आप लोगों का सेनेसेंस के टाइम में, एजिंग के टाइम में, लीफ जब एजिंग कर जाए यहीं से तो लीफ आपका फॉलोअप करता है। जब भी प्लांट को, ट्री को, जब आप लोग पतझड़ जानते होंगे ना, सभी के सभी जब भी पत्ते वगैरह होते हैं वो प्लांट गिरा देता है, ट्री गिरा देता है, वो कैसे गिराता है, बाई क्रिएटिंग हियर
एब्सिशन लेयर। सो यहाँ पे एब्सिशन लेयर बनाकर क्या करता है, वो लीफ वगैरह को गिरा देता है, ठीक है, और वो भी एक बेनिफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद when a seed show its responsiveness टू लाइट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब एक सीड जर्मिनेशन के टाइम लाइट के तरफ रेस्पॉन्सिवनेस दिखाता है तो उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक, फोटोब्लास्टिक, फोटोट्रोपिक, फोटोनास्टिक, उसे कहते हैं फोटोब्लास्टिक, फोटोब्लास्टिक रेस्पॉन्स। उसके बाद व्हाइट रस्ट, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट आया, मतलब इसको मतलब 3-4 बार तो मैं प्लेलिस्ट में मतलब रिपीट कर चुका हूँ। व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसिफर इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है आप लोग जानते हैं, अल्बुगो कैंडिडा, जिसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडस, सिस्टोपस कैंडिडस। मैंने कितना बार बोला हूँ इसका दो नाम, पक्सिनिया ग्रामिनिस करता है ब्लैक स्टेम रोस्ट ऑफ व्हीट, आप लोगों का फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और अर्ली ब्लाइट कौन करता है, अल्टरनारिया सोलानी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। सिंपल एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑकर्स एट द सेम टाइम, सिंपल और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन ऑकर्स एट द सेम रेट, अच्छा सेम रेट। Simple translocation is rarer than reciprocal translocation. Reciprocal translocation is rarer than simple translocation. Simple and reciprocal translocation occur simultaneously in a cell. तो देखिए साइमल्टेनियसली दोनों नहीं होंगे, तो ये दोनों सेम रेट पे भी नहीं होंगे। बचा हमारा बी और सी। बी में देखिए सिंपल ट्रांसलोकेशन इज रेयर, नहीं रेयर नहीं, ये कॉमन है, तो हमारा बन जाएगा कौन सा वाला, सी। तो मैंने एलिमिनेशन करके भी इसका राइट आंसर चुन लिया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इज रेयरर देन सिंपल ट्रांसलोकेशन, सो ये होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ए प्लांट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्टेराइल, मतलब यहाँ पे जो भी जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसका सबसे ज़्यादा चांस है स्टेराइल बनने का, कैपिटल ए बी बी, 4A 2B, 2A 4B, या फिर 3A। सो इसका राइट आंसर है वो है 3A, क्योंकि बाकी देखिए ऊपर वाला ये तो फर्टाइल होगा, ये तो खैर छोड़िए, ये तो फर्टाइल होगा, बाकी ये जो बने दो ये है एम्फीफ्लोइड, ठीक है, एम्फीफ्लोइड। और एम्फीफ्लोइड अगर आपने एग्जाम्पल राफानोब्रा से ये सब देखे होंगे, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं फर्टाइल, या फर्दर फर्टाइल करके ऑफस्प्रिंग बना पाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं कंप्लीटली स्टेरल होते हैं, जैसे कि बनाना प्लांट हो गया ये सब, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ए लिविंग स्पीसीज, एक लिविंग स्पीसीज का हैप्लॉइड जीनोम में जितना भी डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं, सी वैल्यू, जीन डेंसिटी, एक्सॉन, आर वैल्यू, उसके कहते हैं सी वैल्यू। एक्सॉन यहाँ पे कहाँ से आ गया, एक्सॉन तो आप लोगों का कोडिंग सीक्वेंस वाला होता है ना एमआरएनए में। उसके बाद देखिए when one mutation with visible expression is neutralized by a second mutation, the phenomenon, एक म्यूटेशन का जो विजिबल एक्सप्रेशन है वो उसको न्यूट्रलाइज एक सेकंड म्यूटेशन जब कर देता है उसको, उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, न्यूट्रल म्यूटेशन, इनर्ट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन। हालांकि इसका राइट आंसर तो है सप्रेशन, सप्रेस म्यूटेशन, बट यहाँ पे इसका होगा रिवर्स म्यूटेशन, ठीक है, रिवर्स म्यूटेशन उसके कहेंगे। उसके बाद द टीआई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट, टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इकोलाई। ये कितना बार इसको रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग प्लेलिस्ट में बहुत बार देखेंगे। तो टीआई प्लाज्मिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। तो इसका राइट आंसर डी है, लेकिन यहाँ पे गलती है स्पेलिंग, टूमेफेसियंस होगा, टूमेफेसियंस, ठीक है, ये होना चाहिए था, खैर जो भी है। और राइजोजीन्स में कौन सा प्लाज्मिड था, आरआई प्लाज्मिड, आरआई का स्टैंड फॉर रूट इंड्यूसिंग रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और टीआई स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर जो कि क्राउन गर्ल डिजीज बनाता है, पढ़े होंगे। और एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस क्या है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आप लोगों का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम इको आर1 तो नहीं, वो आर आई होगा, रोमन न्यूमेरल लिखा जाता है नंबर को। रिकॉग्नाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर द साइट आज इंडिकेटेड बाय द हाइपेन, यानी कि जो हाइपेन दिया है ना, जी हाइपेन दिया है यानी कि यहाँ पे कट कर रहा होगा, जी ए हाइपेन यानी यहाँ पे कट कर रहा होगा। इको आर1 कहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है यानी कट करता है, जी ए एम यानी यहाँ पे कट कर रहा होगा, या फिर जी ए टी यानी यहाँ पे कट कर रहा होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है, मैं बता दूँ, इको आर1 एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पैलियोन्ड्रो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज, GATTC, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस कट करने के बाद बना था उसको कहते हैं हम स्टिकी एंड, में बना दो स्टिकी एंड को, कुछ इस तरह स्टिकी एंड होता है। दूसरा वाला ये रहा, डीएनए में ये स्टिकी एंड बनाता है, देखिए कैसे हुआ। और कट वो कहाँ पे करता है, ए में, यानी ऑप्शन ए में। जो जी यहाँ पे एक डीएनए है, मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे जी पे कट लग गया, ये इस हाइपेन पे कट लग गया, तो ये पीस अलग हो गया, AATT
सी, आप इसको देखिए, ठीक है, ये कैसा ठीक है देखिए, और इसे स्टिकी एंड कैसे बना था, ये रहा। अब उसका कॉम्प्लीमेंटर मैंने बताया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब 5 to 3 पढ़ो, 3 to 5 पढ़ो, सेम होंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसा हुआ, तो यहाँ पे सी आ गया, उसके बाद टी आ गया, टी आ गया, ए और ए, यहाँ पे जी के तरफ कट किया था ना, और जी यहाँ पे अलग हो गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो किए यहाँ पे भी वही किए, तो यहाँ पे आपको मिल गया स्टिकी एंड, ये रहा एक एंड और ये रहा एक एंड, और ये चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है, स्टिकी बोला जाता है इस वजह से। उसके बाद और अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ, तो ये था लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं इसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर के लिए इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये तो है, आप लोग डेवलपिंग एम्ब्रियो को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, क्या क्या उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, तो ये तो सही है, ये तो रिक्वायर है, एडवांटेज है। प्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर सीडलिंग इंस्टेड ऑफ फुली ग्रोन सीडलिंग, ये भी है, आप लोग लैब में मिनिएचर सीडलिंग बना पाते हो। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डिफरेंसेस, हाँ, इसको भी आप लोग देखते हो किस तरह से आप लोग रूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन, ये सब होता है, उसको स्टडी कर पाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो, ये आपका क्या है, नॉट, यानी कि ये हमारा राइट आंसर। प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो हाइब्रिड्स कभी नहीं होता है एम्ब्रियो कल्चर में, ठीक है। तो खैर ये था आप लोगों के लिए रेस्ट 35 क्वेश्चन, 36 से 70। और मुझे मतलब बहुत ही मतलब क्या बुरा लग रहा है कि मैं फिर से उसको मतलब क्या करें, अभी हो गया है, उसको फिर से करना पड़ेगा, करप्ट हो गया वीडियो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे फिर इसके बाद फिर से 1 से लेकर 35 क्वेश्चन को फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। और कोई क्वेरी वगैरह या फिर जो भी हमने क्वेश्चन में जो दो ऑप्शन लग रहे थे, उसका अगर आप लोग कंफर्म आंसर जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग सीपेट बॉटनी एंट्रेंस देके आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वाले फिर से रिपीट वाले वीडियो में, जो फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा इसके बाद, पार्ट 1 1 to 35 क्वेश्चन, ठीक है।